Hi guys, so this is the part 2 of the previous video which was rise of dictatorship, and in the first part I have covered the topic of fascism. If you want to see that first, you can see that. The link will be given in the description. But now for today's video we are going to study rise of Nazism in Germany. So let's begin. So please subscribe to my channel. पहली बोलूँ बाद में भी बोल दूँगा. So let's begin. After the First World War, Germany had to face an economic crisis. There was unrest in the country, lawlessness appeared, and there was revolts at many places. So after the First World, यानी कि पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया, और फिर इसको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो अगले नेक्स्ट पेज पे पता चलेगी. सो नाउ देयर वॉज अनरेस्ट इन द कंट्री. लॉ है कि बिल्कुल जो है वहाँ अशांत थी वहाँ की कंट्री, गरीबी से लोग परेशान थे, जूझ रहे थे. तो वहाँ पे जो है वहाँ लॉलेसनेस है कि नियमों की कमी यहाँ पे आ गई, और उसके साथ बहुत ज़्यादा जो दंगे होने लगे, दंगे फसाद. द वीक गवर्नमेंट नाउ could not control the situation. यानी कि सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पाई, जो वीक गवर्नमेंट थी उससे कंट्रोल नहीं हो पाई सिचुएशन. काइजर विलेम सेकंड. शायद मैंने इस बार सही बोला है पिछले वीडियोस में. अगर आपको जानना है, मैं पिछले वीडियोस में जो उल्टी पुल्टी जो मैंने बातें की हैं, वॉच दैट इन द चैनल. मैं लिंक भी डाल दूंगा, और हो पाए तो मैं आउट्रो में भी उसके लिंक्स डाल दूंगा. Kaiser Wilhelm II, the ruler of Germany, was compelled to resign and he fled to Holland or Netherlands. At that time, I don't know, but I think Holland को ही कहते हैं, तो मैं Netherlands लिख रहा हूँ. पेंसिल के मार्क्स से नहीं दिख रहा होगा, कोई नहीं. नेदरलैंड्स या हॉलैंड आप करिए. अगर आपकी बुक में नेदरलैंड्स या आप नेदरलैंड कीजिए, या हॉलैंड लिखा तो वो कीजिए. मैं तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक समरी देने आया हूँ, और आईसीएससी की बुक्स बेसिक समरी के लिए बेस्ट होती हैं, और उनसे सब कुछ पता भी चल जाता है. इसलिए मुझे आईसीएससी की बुक्स ज़्यादा पसंद है अपने सीबीएसई से. And Kaiser Wilhelm II, the ruler of Germany, was compelled to resign and he fled to Holland on November 10th, 1918 to save his life. This is really important, क्योंकि ये पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, क्योंकि मैं अभी 10th में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता किस तरीके के आ सकते हैं. मैं तो गैस लगा रहा हूँ, मेरी सिस्टर को बोलती है तो. So let's underline this. This is really important. और reason भी. The communists tried to get power into their hands, but they failed badly. The Constituent Assembly was formed on January 19th, 1990. तो ये पूछ सकते हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कब बनाई गई थी. तो ये क्वेश्चन आपका हो सकता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, काम आ सकता है बहुत. So next, to frame a new constitution for Germany. ये important है, इसलिए मैं इसको फिर से ये पूरा अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि जो है तो उसका रीजन भी हो सकता है. टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी, ऑल्सो नोन एज द वीमार कॉन्स्टिट्यूशन. इसलिए से जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच के पीरियड, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये जो पीरियड था, इसी टाइम पे से वेइमार रिपब्लिक भी कहते थे, क्योंकि ये वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन के कारण. सो नाउ नेक्स्ट was introduced on August 10th, 1919. तो जो नया वो था है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी जनवरी 19th,
और अगस्त 10 को वो जो है वो हो गया था, उसका कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था। तो जैसे कि अगर उन्होंने उससे अगर शुरू तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन के ये जो है वेमर कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगे, ये अपने आप कैलकुलेट हो सकता है। मीन्स अराउंड 7 months and 11 days लगे थे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनने में। इट वॉज set up a democratic republic in Germany. The new republic had to face many problems, but it could not solve these problems, and its failure gave rise to dictatorship or Nazism in Germany under the leadership of Führer Adolf Hitler. सो ये पैराग्राफ में आपको बेसिकली दिया है कि जर्मनी में डेमोक्रेसी क्यों नहीं चली, क्योंकि वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इतनी वीक थी। यू कैन ऑलरेडी टेल। सो नाउ नेक्स्ट, 1 second please. Okay, now next let's move on. So now let's move further. Cause of the rise of Nazism in Germany. Let me just, sorry, I'm so sorry. Now let's begin. The causes are as follows. So the causes are given है कि जैसे कि the cause of the rise of fascism in Italy. So now let's move to ये Nazism है अब. The following causes. तो इसमें सबसे बड़ा कॉज आपको क्या लग रहा है? नेक्स्ट पॉइंट में ही दिया है, वर्सियलीज के कारण ही हुआ है, क्योंकि वर्सियलीज ने जर्मनी को तबाह कर दिया था इस पॉलिसी ने। मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड वॉर 2 के जो है जड़ है ये बाकी ये जो ये कंट्रीज थी, ये बाकी की जो एलाइड पावर्स थी जिन्होंने इटली को और जर्मनी को और नहीं टर्की को तो फिर भी सही हो गई थी, इन दोनों कंट्रीज को बर्बाद कर दिया। और ये जो एलाइड पावर्स थी इन्होंने ही वर्ल्ड वॉर 2 को राइज दिया। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो लेट्स मूव फर्दर. The following causes led to the rise of Hitler and the Nazi Party in Germany. Humiliating Treaty of Versailles. Germany was compelled to sign the Treaty of Versailles, by which she had to pay a huge war indemnity. That's I told you in the previous chapter also. This created the feeling of dissatisfaction among the people of Germany. They looked down upon the Weimar Republic, which had signed such a disgraceful treaty. The republic was regarded as a symbol of national disgrace. Germany wanted to establish her old prestige. When Hitler assured the Germans about the restoring their old prestige, they became his followers. जैसे कि यहाँ की जब जैसे ही लोगों को पता चला कि क्योंकि यहाँ जो पॉलिसी, पहले मैं इसको अब एक्सप्लेन करूँ। जर्मनी जो थी वर्सिलीज की, उसको फोर्स किया गया था, जबकि उस चाहती नहीं थी, क्योंकि जहाँ पे वो ज्यादा पावर्स वहां पे थी, तो जहाँ ज्यादा पावर्स होंगी वो उसी साइड तो करेगा, उसकी वो फोर्स हो गया था इसलिए। और इसी के कारण जो है वीमर रिपब्लिक आई और उसने कंट्री को पूरा तबाह ही कर दिया। वो क्योंकि कंट्री के लिए एक शर्म थी, शर्म। उस पॉलिसी के बाद क्या हुआ कि हिटलर जब आया तो हिटलर ने जो उन लोगों को दिलासा दिया कि वो उनकी पुरानी प्रेस्टीज, उनकी पुरानी ग्लोरी उनको पहुंचाएगा, और उसने ऐसा किया भी, बस कुछ समय के लिए। आगे वाले चैप्टर में अगर आपको जानना है तो मेरा पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक 11th की किताब, 11th की नहीं वो भी 10th की थी, वो यार CBSE से समझाया था, और वो भी है चैनल पे। और मैं अब इसका भी नेक्स्ट चैप्टर जो है वर्ल्ड वॉर 2, इसका नेक्स्ट चैप्टर भी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसको भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा परसों, क्योंकि मैं कल वीडियो नहीं डालूंगा। सो नाउ अभी ये जो है आपने तो समझ में ही आ गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इकोनॉमिकल क्राइसिस। उससे पहले ये फोटो मैं दिखाना चाहता हूँ, जो कि थी एक नाजी रैली की फोटो है, ये जो बुक में ही दी हुई है। सो ये एक नाजी रैली थी, आप देख सकते हैं वहां पे नाजी स्वास्तिका है,
जो कि इंडियन स्वास्थ्य से अलग होता है। ये पूरी रैली थी और वहां पर मेरे हिसाब से हिटलर है। और यहाँ देखो नीचे नाजी रैली भी लिखा है, ये देखिए। तो ये देख सकते हैं कितनी कठोर थी ये जो नाजी पार्टी थी, कितनी कठोर थी, इतनी ज्यादा जो है डिसिप्लिन मेंटेन हुआ था। आजकल के स्कूल में अगर ऐसा डिसिप्लिन इससे भी इसका अगर 1% भी हुआ ना, बच्चे मर जाएंगे मेरी तरह ही। So now next point. So the next point is economical crisis. Germany had to face an economical crisis after the First World War. She suffered heavy losses in life and property in the First World War. After the war, many soldiers became unemployed. Trade and commerce were also ruined. The workmen were thrown out of employment. In 1929, there was, however, a great slump in Europe. It affected Germany also. Germany was in the grip of unemployment and starvation. The prices rose and the value of money declined. The Republic failed to solve the economic crisis. Hitler took advantage of this solution. The Germans believed in Hitler and his promises. Now let me explain this paragraph. जर्मनी है, जब आपको पता है अब इकोनॉमिकल क्राइसिस वहां पे हो गया था, इस ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस के कारण ही जो हो गया था। सो नाउ तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब लॉस हुआ तो और प्रॉपर्टी का भी हो आएगी ना, जर्मनी के जो इतने सारे उसने जो जहाँ स्टेट्स अपनी कॉलोनीज बनाई थी वो सारी उसको जो देनी पड़ गई। तो दिस वाज रियली ह्यूमिलेटिंग। और इसके बाद क्या था, और सोल्जर्स भी थे, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हो गए थे एज रिटर्न, और हुआ भी था। द वर्कमैन वर थ्रोन, यानी कि ना बहुत अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो गया था कि लोगों को फेंक दिया जा रहा था बाहर एम्प्लॉयमेंट के कारण। जो थे जो वो देते थे नौकरी उन लोग, और वो लोग जो फेंक रहे थे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। और 1929 में एक अजीब सा स्लम्प आया यूरोप में जिसने जर्मनी को भी अफेक्ट किया। सो नाउ जो जर्मनी को भी अफेक्ट किया उस स्लम्प ने, जर्मनी का जो है वहाँ पे जो वैल्यू, वहाँ पे जो पैसे, वहाँ पे जो रुपीस की और वहाँ पे जो पैसे की जो बढ़ता गया अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, मनी की वैल्यू जो बढ़ती गई। और उसके साथ साथ जो और जो उसके साथ साथ जो थी वो कम बढ़ती गई है, कि मैं शायद गलत बोल रहा हूँ पर हाँ, मनी की वैल्यू कम होती गई है कि एक डॉलर के मुताबिक है कि अगर मान लो उस टाइम 50 थी तो 100 या उससे भी कम हो गई, जिससे जो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आ गई, कंट्री गरीब हो गई। और इसी इकोनॉमिकल क्राइसिस का जो हिटलर ने फ़ायदा उठाया और उसने जो जर्मन्स को बिलीव दिलाया कि वो उनकी कंट्री की प्रेस्टीज उसे वापस करेगा। और इसी बात का जो है उन लोगों ने फैसला किया कि वो हिटलर का साथ देंगे। इस पैराग्राफ में ये लिखा है। सो नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। और मैंने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में कम्युनिज्म समझाया भी था क्या होता है। कम्युनिज्म जो होता है, पीपल हु हैव द आइडियोलॉजी दैट एम्स टू क्रिएट अ सोसाइटी बेस्ड ऑन कॉमन ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। तो ये होता है कम्युनिज्म का मतलब, यहाँ है कि ना सब कुछ इक्वली होगा, जो है कॉमन ओनरशिप, यानी कि सब कुछ कॉमन ओनरशिप। आप समझ ही गए कि ना सब कुछ समान, सब लोग समान होंगे, कि कोई भेदभाव नहीं होगा, कि समान भी सब कुछ इक्वल ही होगा कंट्री में, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सिर्फ एक सुप्रीम होगा जो कि होगा लीडर। कम्युनिज्म का मतलब होता है ये। Being inspired by Russian Revolution of 1917, German communists also tried to bring about a revolution in Germany. Hitler feared that Germany would become a slave of Russia if communism spread here. He exposed the destructive results of communism to his people. He roused the national feeling among the people and instigated them, है कि ना उन लोगों को ना उसके खिलाफ किया कम्युनिज्म के। आप लोग जानते ही हैं हिटलर के बारे में, तो इंस्टिगेटेड तो समझ में ही आता होगा। तो नाउ उसने लोगों को जो इंस्टिगेट किया उसके खिलाफ। Consequently, the workmen and the masses joined the Nazi party in the large numbers. यानी कि जो वो थे, जो वर्कर्स थे और मासेस थे, जैसे कि बहुत सारे झुंड में लोगों ने, बहुत लेबरर्स ने, वर्कर्स ने, पीजेंट्स ने, फार्मर्स ने, सब ने जो है नाजी पार्टी का साथ दिया। जर्मनी हैड नो फेथ इन डेमोक्रेसी। 3 तरीके की गवर्नमेंट्स होती हैं, आपको सब पता है। 3 तरीके की होती हैं। सबसे पहले होती है डेमोक्रेसी, जो जिसके वो खिलाफ था। दूसरी थी मोनार्की, जो वीमर रिपब्लिक से चली गई थी और हिटलर भी जो है उसके खिलाफ था। और उसके बाद जो हियरार्की,
या मोनार्की, और तीसरी होती है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में ये नाजिज्म एक डिक्टेटरशिप भी थी। सो नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है जर्मनी का नो फेथ वाला। ओके, द जर्मन्स हैड नो फेथ इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वाज अगेंस्ट देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस. They were unable to understand and follow the democratic institutions. They preferred prestige and glory to liberty and preferred freedom. Liberty का मतलब भी freedom ही होता है. They at once gave wholehearted support to a strong man of actions like Hitler, who could transform their dreams into reality. Thus, the mentality of the Germans helped Hitler to become a dictator. क्योंकि वो उनके खिलाफ थी, उनके कल्चर के खिलाफ थी जो डेमोक्रेसी, इसलिए वो उसे समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने जो वो स्वतंत्रता को अपना हाथ दिया, और उसके बाद जो उन्होंने हिटलर जैसे आदमी का साथ दिया जो कि जो उनके कंट्री को वापस ले जाए। मेरे हिसाब से उन लोगों को शायद पता नहीं होगा था कि डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप और वो हियरार्की को सेम समझ रहे थे, शायद वही बात होगी। और इसलिए जो जर्मन्स की यही मेंटालिटी ने उन्हें उसे मदद की वो डिक्टेटर बनने में वहां का। मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ पार्टी स्ट्राइफ। सो इन दिस सेंस द वर्ड स्ट्राइफ मीन्स कॉन्फ्लिक्ट। आगे एक और वर्ड है ऑरेटर, उसका मैं बाद में बताऊंगा जब आएगा। ओके, देयर वर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन जर्मनी. सोशल डेमोक्रेट्स, nationalists, royalists and the communists were the chief parties. The period from 1919 to 1933 was a period of party strife in Germany in the history of German Republic. पहले इतना समझाऊं फिर वहां पे चले। तो है कि ना नेशनल पार्टीज बहुत सारी थी, डेमोक्रेसी थी, नेशनलिस्ट थे, रॉयलिस्ट थे, तो कम्युनिस्ट थे, ये बहुत सारी पार्टी थी। और जो है उसके बाद क्या था, और जो पीरियड था 1919 से 1933 का, ये जो था ये पीरियड था पार्टी की स्ट्राइफ का, यानी कि पार्टी स्ट्राइफ यानी अभी मैं बताया यानी कि कॉन्फ्लिक्ट का। और ये जो जर्मन रिपब्लिक की हिस्ट्री में। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो नाउ पहले हम यहाँ पर था। सो द पीरियड फ्रॉम 1919 to 1993 was a period of party strife यानी कि party conflict in the history of German Empire when each party tried to gain power. ये कैसे 1919 to 1933 ये कैसे पीरियड था जहाँ सोशल डेमोक्रेट्स, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, एनार्किस्ट ये सारे जो थे जर्मन रिपब्लिक में अपनी एक जो कॉन्फ्लिक्ट बना के बैठे थे। और यहाँ पे ईच पार्टी जो थी वो अपनी पावर में आना चाहती थी। जो ये थी इसने और रिपब्लिक को वीक किया और नाजीज को एक गुड अपॉर्चुनिटी दी एक पावर के लिए, क्योंकि वो लोग बहस में बिजी थे, व्यस्त थे, और उसी टाइम पर नाजीज ने लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया अपनी तरफ। और लोग वैसी लोगों की मेंटालिटी से जो है उनको पहले ही बहुत प्रभावित हुए थे, और इससे उन्हें और ज्यादा जो है और उससे उनको आइडिया और उससे वो और ज्यादा वो हो गए। सो नाउ personality of Hitler. Hitler possessed a very influential and charming personality. He was a first-rate orator. So in this sense, the word orator means public speaker. So means he was a first-rate public speaker. यहाँ की लेक्चरर या कुछ भी आप बोले, स्पीच बोलने वाला। He was a resourceful person, a tireless worker and an able organizer. ये तो बहुत easy line है। His speeches were very effective and had great logic in them. यानी कि बहुत ज़्यादा लॉजिक वाली स्पीचेस थी उनकी। Naturally, the people began to have a blind faith on him and they started thinking of him as a great leader. It has been rightly said of propaganda. He was past master. है कि वो प्रोपागेंडा के लिए वो सब बहुत मास्टर था। Now the voluntary corps. The voluntary corps. German military had been greatly reduced by the Treaty of Versailles. Many soldiers were rendered surplus or unemployed. यानी जो बहुत आए थे वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड थे, उनके पास कोई रोजगार नहीं था, वो किसी काम के नहीं बचे थे। हिटलर ऑर्गेनाइज्ड अ वॉलंटरी कॉर्प्स विद द हेल्प ऑफ दीज सोल्जर्स। यहाँ की वॉलंटियर करने के लिए जो कॉर्पोरेशंस उसने बसाई थी।
Hitler crushed the opposition parties with the help of voluntary corps, and later on he greatly organized and strengthened this party with their help. So हम नीचे एक फोटो है, मैं उस पे जूम करूं. So as you can see in this photo, let me just, you can see in this photo Hitler and his processions which he is leading. As you can see in the front, he is Hitler and the following people. Now let's see it. Now next point, for the cause of Nazism in Germany are anti-Semitic, anti-Jewish propagandas. The anti-Semitic or anti-Jewish propaganda carried on by the Nazi Party increased Hitler's popularity. They described the Jews as traitors and blamed them of conspiring with the Allies during the war. They impressed upon the Germans that the cause of the war or the cause of their hardships were the Jews who exploited the German economy. As a result, many Germans rallied behind the Nazi party. क्योंकि वहाँ के लोगों की मेंटालिटी उसने अपनी की तरफ खींच ली थी और फिर उसने वहीं के लोगों को बोलने लग गए जूस गलत हैं, जूस के बारे में वो खिलाफ हो गया. सो इससे ही पता चलता है इसी के पीछे लोग उसके पीछे प्रोसेशन करने लग गए थे. सो नाउ ये हो गया कॉजेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉजेज है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन फीचर्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म. तो जो आइडिया जो थे नाजिज्म के वो. So first is the main feature of Nazism are the state is above all powers should be with the state and it should have on all the political, social and economic programs. The belief that people exist for the state rather than the state exists for people. So अगर इसको एक पॉइंट में बोले तो यही है, ये जो पूरा है अगर ये देखें तो ना पॉलिटिक्स जो है इसकी ये बिलीफ को ही हमसे ये पॉइंट माने. सो यही मेन है. To end the parliamentary institutions, to have control over education, press, radio, etc., and to maintain its own power, to crush all sorts of party informations and opposition, to root out communism and liberalism, to right the right to private property was recognized only up to a limit which was not harmful to the national interest. सो ओके, तो द स्टेट अबव ऑल है, ये तो हो गया. उसके बाद तो है ना जितनी भी पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन थे, जितनी पार्टीज थी उन सबको खत्म करना. टू हैव कंट्रोल ओवर एजुकेशन, जाएंगी ना सारी जगह जैसे कि कोई भी मीडिया के सारे फॉर्म्स पर अपना ही कंट्रोल हो, इसका मतलब ये हुआ. और जितनी भी पार्टी इंफॉर्मेशन ऑपोजिशन थी वो खत्म करना. और कम्युनिज्म लिबरलिज्म को खत्म करना. लिबरलिज्म यानी कि नई सोच को, और कम्युनिज्म यानी पीपल का, मैंने अभी आपको बताया कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन था. कॉमन इंटरेस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था. पहले ही बता दिया था. पीपल हु हैव क्रिएटेड सोसाइटी बेस्ड कॉमन ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, ये पहले ही बता दिया था. और ये राइट वाला और द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज रिकॉग्नाइज, या कि ना किसी कोई लिमिट तक कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज किया जाता था, कोई एक लिमिट थी. नाउ दिस कोट, ही दैट इज हिटलर हैड एन डिवाइन मिशन टू मेक द जर्मन्स the dominant power in the world. He was, as he claimed, the representative of the German people. In his mission, he had complete confidence. And this was said by Darien German. I don't know who he is, but whenever I search for Darien German, nothing happens. It's a city. It's a city in Northern Ireland. So और अगर हम नीचे देखें तो और कैसे करता है. और ये अगर हम देखें तो ये नीचे क्या आ रहे हैं, तो मैं इसको अगर सर्च करूँ तो
डेयरी वर्सेस स्पीक. सो आई डोंट थिंक दैट ए भी इससे रिफर नहीं करता है. सो छोड़ो से तो ये है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज given here to mobilize private and state efforts for the development of agriculture and industries or etc. तो है कि ना प्राइवेट और स्टेट एफर्ट्स को मोबिलाइज करना एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के उसके लिए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द नाजी पार्टी कंसिडर्ड जर्मनी सुपीरियर टू ऑल अदर नेशंस एंड वांटेड टू हैव हर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. It was of the view that the stronger must rule and not fuse with the weaker and so sacrifice over his own greatness. So इस पॉइंट से हम ये भी दिखा सकते हैं कि ना aggressive nationalism to turn out the Jews from Germany as they were great cause of the economic hardships and of the people of Germany, to denounce the degrading treaty of Versailles. तो अगर हम इन तीनों में देखें तो ना ये अपने आप को सुप्रीम मानते थे, इसलिए एक एग्रेसिव नेशनलिज्म की तरफ ये पॉइंट जाता है. और नेक्स्ट देखें तो ना जैसे कि आप देखा ही हमने पहले कि नाजी पार्टी जूस के बहुत खिलाफ थी, तो इसलिए जूस को जो है वो हटाने के लिए ये भी था जो था what point was this anti-Semitic propaganda and और जो वर्सिलीज की उसको खत्म करना है कि उसको मानना नहीं, तो ये हुआ. सो नाउ इन द नेक्स्ट पेज इट इज 2 more points are there. Let me just expansion of the German Empire and to regain all colonies that she had acquired before the war. वॉर से पहले जितनी भी कॉलोनीज थी उन सबको वापस गेन करना. टू इंक्रीज द जर्मन मिलिट्री पावर, तो जर्मन मिलिट्री पावर को इंक्रीज करना ये भी एक था कि मैं. और फिर नेक्स्ट है जर्मनी अंडर नाजी रूल. So now the next point is the Germany under the Nazi rule. So now let's begin this point. 1 second, please. Thank you. So domestic policy. Hitler captured all powers and set up a strong central government. All democratic institutions are suppressed. यहाँ जितने भी डेमोक्रेसी के पे बेस्ड जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो सब खत्म कर लिए थे. और उसके साथ साथ सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट हुई, यहाँ की एक ही इंसान की सुप्रीमेसी पूरी कंट्री में हो. The Gestapo, the Gestapo, secret police, and a network of spies helped Hitler to eliminate all communist and socialist leaders. यानी कि जितने भी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लीडर्स थे उन सबको खत्म करने का भी एक प्लान बनाया गया. Now, radio and newspaper and the press, magazines, etc. were controlled and supervised by the governmental agencies. यानी कि सब कुछ जो है गवर्नमेंट एजेंसीज से ही सब कुछ हुआ. He brought religion under his control. यानी कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी सुप्रीम है. और उसके साथ साथ मुझे पता नहीं पर ये अपने एक उसने क्योंकि वहां से बहुत सारे रिलीजन्स को एलिमिनेट कर दिया था, इसलिए सुप्रीम एक ही रिलीजन को बस उसने सुप्रीम माना था. हिटलर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एंटी सेमिटिज्म ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स द जूस. दिस इज इम्पोर्टेंट. These all points are important. There can be a question like give 5 points of domestic give 5 characteristics of domestic policy of Germany under the Nazi rule. तो हिटलर की वो पूछ सकते हैं डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ हिटलर, राइट अ शॉर्ट नोट और डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ हिटलर, इस तरीके का क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इस पे काम आएगा. फैक्ट्रीज वर सेटअप टू गिव वर्क टू द लेबरर्स को वर्क देने के लिए फैक्ट्री सेटअप हुई थी, क्योंकि आप जानते हैं वहां पे वो चाहता था कि इस कंट्री में कोई अनएम्प्लॉयड ना हो. उसने स्ट्राइक्स को बैन किया, जैसे कि बताइए कैसे कि बहुत सारी स्ट्राइक्स होती थी, जैसे कि कम्युनिस्ट लेकर हिटलर के खिलाफ जितनी भी स्ट्राइक्स थी उन सबको तो बैन किया. उसके बाद जितनी भी स्ट्राइक होती थी उनका वजूद नहीं छोड़ा कंट्री में. इंकरेज इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ट्रेड. यहाँ की इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन को और ट्रेड को उसने बहुत ज़्यादा महत्वता दी. Now the foreign policy of Hitler
under the Nazi rule over. एक सेकेंड, उसकी हाई ब्राइटनेस. Followed aggressive imperialist policy based off militarism and war. Militarism मैंने आपको पहले ही बता दिया था. ओके, अब सही है. मिलिट्रिज्म मैंने आपको पहले ही बता दिया था. मैं एक बार अपना वो फिर से नोट्स लेकर आपको बता दूं मिलिट्रिज्म क्या होता है, क्योंकि काफ़ी सारे आप में से लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा. तो मिलिट्रिज्म मीन्स इंपीरियलिज्म. इंपीरियलिज्म नहीं पता है तो इंपीरियलिज्म के लिए आपको पिछली वीडियो ही देखनी होगी. और इंपीरियलिज्म है कि कॉलोनियल पावर्स in simple words. Now, followed aggressive and imperialist policy based on militarism and war. Okay, ये तो पहले ही बता दिया. He rejected the terms and conditions of the Treaty of Versailles. Hitler concept of pan-German unity meant that Germany, Austria, Poland, and Czechoslovakia and a few other territories in Eastern Europe should be consolidated into a unified power because they were part of the Holy Roman Empire. I don't remember, but I think Holy Roman Empire was the first name of Germany, and German Empire, Prussia, and various empire were there. He conquered one country after one: Denmark, Norway, Luxembourg, and Belgium. The conquest of Poland became the intimate cause of Second World War. Thus, he preached the gospel of victorious cycle. कि पोलैंड का जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बस कॉज बन गया, सबसे बड़ा कॉज. और इसलिए उसने गॉस्पेल ऑफ विक्टोरियस स्वॉर्ड नाम की जो उसने गॉस्पेल ऑफ विक्टोरियस स्वॉर्ड को उसने प्रीच किया. और फिर नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फेसिज्म एंड नाजिज्म. फेसिज्म एंड नाजिस्ट आइडियोलॉजी, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट. ये अलग टॉपिक है तो इसको आप नाजिज्म से ना जोड़िए. नाजिज्म और फेसिज्म का ही है. सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं और उनके कॉजेस के हैं. उनके आइडियोलॉजीज और उनके जो कॉजेस के जो है वो है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. पर आप इसे ये ना सोचे कि ये ना नाजिज्म का ही पार्ट है. बिल्कुल पार्ट है, पर ये नहीं कि ना ये नाजिज्म ही है. इसमें क्योंकि बहुत सारे हैं. तो पहले हम ये तो बस वही है, ये तो बस छोटा सा इंट्रोडक्शन है. इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. तो मेन हम सिमिलैरिटीज पे आते हैं. इंट्रोडक्शन में बस इतना लिखा है, we have already studied above the ideologies and of both fascism and Nazism. Here we give their brief comparison. Both of their similarities and differences are narrated below our brief. Both fascism and Nazism were supported of one party and one leader, Mussolini in Italy and Hitler in Germany. ऊपर वाला आ गया होगा शायद, मुझे पता नहीं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये तो समझ में आएगा कि ना एक ही था, क्योंकि डिक्टेटरशिप थी तो एक ही पार्टी एक ही इंसान का रूल. जैसे कि अब देखें नॉर्थ कोरिया में है, चाइना में है. मैनी एग्जांपल्स. YK. If you know, you know. They were dictators through and through. No one could challenge the authority of the leader of the party. Both Mussolini and Hitler had all the military and civil powers and nobody could criticize them. यहाँ कि वो जैसे उनके पास सब कुछ था, कोई उनकी अथॉरिटी पर जो कोई चैलेंज नहीं कर सकता था. उनके पास सारी मिलिट्री और सिविल पावर्स थी. and the second part, और कोई से क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था. The next point says both fascism and Nazism preferred the state as compared to the individual power. They believed the individual exists only for the society or state. उनका ये था कि ना बस इंडिविजुअल से स्टेट के लिए या सोसाइटी के लिए एग्जिस्ट करता था. Both fascism and Nazism were the supporters of imperial and aggressive policies. वो दोनों imperial हैं कि colonial और aggressive policies के वो उसके लिए सपोर्टर थे. Now, difference in between fascist and Nazist ideologies. अगर आप ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं कि ना कि write any 3, any 2 or any 4 similarities and differences between fascist and Nazist ideologies. These type of questions can also come.
अगली वीडियो में, जो कि परसों आएगा क्योंकि मैं कल वीडियो नहीं डालूंगा बिकॉज टुमारो लोहड़ी एंड आई एम विशिंग हैप्पी लोहड़ी टुडे ही। ठीक है, तो कल वीडियो नहीं आएगा इसी बात पे। नो डिफरेंसेस है, ओके, तो नो डिफरेंसेस। फेसिज्म नाइज्म वर वेरी सिमिलर बट देयर आर फ्यू डिफरेंसेस इन देयर आइडियोलॉजी। ये तो इंट्रोडक्शन था, नाउ लेट्स बिगिन विद द डिफरेंसेस। The ideology of fascism developed in Italy under the leadership of Mussolini, while the ideology of Nazism flourished under the guidance of Hitler in Germany. ये तो सबसे सिंपल पॉइंट था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, another difference between fascism and Nazism was on the so-called concept of race. The Nazis felt proud that they were the descendants of the Aryan race, but the fascists were not so keen on such a concept of race. And the next one is the Nazi party was deadly against the Jews much because of their inferior race. कि ना वो जूस के साथ थे उनकी जो बहुत ही बुरी रेस के कारण। they were even sent to the concentration camp to meet their end. Oh my god, मुझे concentration camp सुन के मेरा दुख होने लगता है। नाम सुनने अजीब सा लगने लगता है, पता नहीं क्यों। बट द इटालियंस वर नॉट सो। एक मिनट, कुछ नहीं होता यार, बहुत पुरानी किताब है, 18-19 की सब। और ये बहुत आपको लग रहा होगा कि नई किताब है। ऑल थैंक्स टू माय सिस्टर, मेरी किताबें तो बहुत बुरी हालत में पड़ी होती। But the Italians were not so much against the Jews so long as they remained faithful to their state. Nazism supported state intervention in cultural production. According to them, the art should promote the ideas of Nazi doctrine. यानी कि जब नाजी सब कुछ नाजी यही सब हर जगह होना चाहिए। कितनी बकवास सोच थी। On the other hand, the fascists in Italy did not restrict, यानी कि ना उनको क्रिएटिविटी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उनको अपना फेसिस्ट स्टाइल प्रमोट करने से ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए थी, उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं लगाई थी। Now the similarities. Now let me just. So the next point is similarities between. Let me just to see brightness तेज कर दूं। No, सही है अब। Discontent after the Treaty of Versailles. Unemployment and decline in production and trade and agriculture. Discontent यानी कि discontent of Treaty of Versailles के बाद। So discontent यानी कि discontent after the Treaty of Versailles यानी कि dissatisfaction after the Treaty of Versailles. Unemployment and decline in production and trade and agriculture यानी कि ना यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और डिक्लाइन था, इसलिए उनके जो खूब बढ़ी थी। फियर ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म के पढ़ने के कारण। हेट्रेड फॉर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स यानी कि डेमोक्रेसी के खिलाफ जो थे वो नफरत। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ये तो सिंपल ही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और क्लास कॉन्फ्लिक्ट है कि ना सब डिफरेंट रेसेस के जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होना, एक दूसरे के खिलाफ होना। फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज फेलियर के कारण ही जो है वो इसी के कारण जो है मेन था, क्योंकि ना ही वो फिर उस पर देख पाए ना ही वो किसी पे देख पाए। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर हम चाहें ये वाला जो है ये मैं अगले वीडियो में ये वाला टॉपिक और अलॉन्ग विद दैट दिस टॉपिक ये वाला जो है इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इनके साथ साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चन आंसर्स को भी भरूँगा और उसका वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं उसके अगले वीडियो में मैं, क्योंकि अगर हम ये दोनों पहले कंप्लीट करें तो हमारे लिए आसानी होगी। उसके बाद में ये द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918 के ओल्ड जो है पेपर ओल्ड क्वेश्चंस को दिखाऊंगा बिकॉज दीज आर रियली इम्पोर्टेंट। लेट मी 1 minute प्लीज। सो फ्रॉम दिस पेज वी कैन सी दैट क्वेश्चन बैंक है, तो इस क्वेश्चन बैंक में देखें तो
तो इसके अंदर हम देखें तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि है पेज नंबर एंड so it is given on page number 272। हम इसके ये ओल्ड क्वेश्चन बैंक को करेंगे जो कि गिवन है फ्रॉम 2000 फॉर द ईयर 2010, 11, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17 and 18. So 11 to 18 is given for this chapter and for this chapter we और हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करें तो इसमें क्या होगा, इसमें हम इन क्वेश्चंस को एक बार रीड करेंगे और उसके बाद इनके शॉर्ट आंसर्स बनाऊंगा मैं, और उसकी वीडियो भी जल्दी ही आएगी वो शायद मैं। और अगर उससे पहले हमने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया, चैप्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसको भी हम ऐड कर देंगे क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। पर जब से मैंने चैप्टर ये वाला पढ़ा मुझे ये पसंद आया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज जसमीहर सिंह this is Jasmeer Singh signing off. Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel. I am Jasmeer Singh from class 7. Thank you for watching. Goodbye.